पार्ट 4 भारत के 3 पार्ट पहले अपने हो चुके हैं। यह है भारत के विदेश संबंध। विदेश संबंध क्या होता है? यानी भारत के विदेशी देशों के साथ कैसे संबंध है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ पहले क्या दे रखा? भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था। यानी दुनिया महायुद्ध की तबाही से भी बाहर निकली थी। उसमें कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, विश्व युद्ध खत्म हुआ था। जो देश हारे वो तो बर्बाद हुए थे, तो जो देश जीते, जैसे ब्रिटेन था जीतने वाला, वो भी बर्बाद हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खतरनाक नहीं रही थी, खराब हो गई थी, वो भी बर्बाद हो चुके थे। तो उपनिवेशीकरण, बहुत सारे देश कैसे थे? उपनिवेशवाद से ग्रसित थे। उपनिवेशवाद यानी किसी दूसरे देश का गुलाम होना। कुछ देश थे जिन्होंने पूरे विश्व को उपनिवेश बना रखा था, बहुत सारे देशों को। एक तो है ब्रिटेन, जिसका भारत भी गुलाम था। एक देश है फ्रांस, फ्रांस ने बहुत सारा गुलाम बना रखा था। एक है पुर्तगाल, इसने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। कुछ थे डच, डच ने भी बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। ऐसे बहुत सारों ने उपनिवेशवाद के तहत बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। और जब भारत आजाद हुआ, उसके साथ बहुत सारे देश विश्व में भी आजाद हुए। श्रीलंका आजाद हुआ, इंडोनेशिया आजाद हुआ, अब चीन आजाद हुआ 1949 में, 2 साल बाद। ऐसे बहुत सारे देश आजाद हुए, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल था कि अब वापस देश को कैसे ऊपर उठाएं, आर्थिक स्थिति कैसे अपन बढ़िया करें। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसकी बात सब माने, बाद बनी भी थी वो, उसका नाम था यूएनओ। क्या नाम था? बताया था मैंने शायद तुम्हें, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये अभी भी वर्तमान में अस्तित्व करता है, हालांकि तो इसका महत्व इतना नहीं रहा, लेकिन है यूएनओ। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था जब, उसके बाद एक संस्था बनी थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। ये बनाई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918। इसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाई, अंतरराष्ट्रीय संस्था, लेकिन ये असफल रही। क्या रही है? क्यों? क्योंकि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध बाद वापस संस्था बनी, उसका नाम था यूएनओ। यूएनओ में सबने समर्थन किया और सबने इसको बना दिया। और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश मौजूददार हुए, यानी बहुत सारे देश नए नए बने। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। अब प्रश्न आता है कि नए देशों के साथ कौन सी चुनौती थी? जो देश आजाद हुए उपनिवेशवाद से, नए देशों के सामने चुनौतियां, कौन सी 2 चुनौतियां थी? बताओ, बोलो। पहली थी लोकतंत्र को कायम रखने की, कि जो नए देश आजाद हुए हैं उनमें लोकतंत्र को कायम रख सकें, यानी लोकतंत्र कायम रखने की। और दूसरी जनता की भलाई करने की। दूसरी चुनौती थी जनता की भलाई करने की, जनता की भलाई करने की। यानी जो नए देश आजाद हुए उनके सामने कितनी चुनौतियां थी? 2। पीछे कौन कौन सी? पहली लोकतंत्र को कायम करने की, दूसरी जनता की भलाई करने की। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, विदेश नीति विदेशों के साथ जो संबंध अपनाए, उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक भी पाते हैं। यानी सब में चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। कुछ चिंताएं, कौन चिंताएं? अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतरराष्ट्रीय विवादों की पूरी विरासत छोड़ गई थी। अंतरराष्ट्रीय विवाद यानी हमारे पाकिस्तान से संबंध खराब हुए, चीन से संबंध खराब हुए, कुछ छोटे मोटे नेपाल, भूटान, इनसे भी खराब हुए। वो सीमा निर्धारण किसने किया था? अंग्रेजों ने। जैसे अपने पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है, कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ अंग्रेज था, उसने लाइन खींची, वो चला गया, लेकिन विवाद आज भी अपने हैं। तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय विवाद अंग्रेजों की वजह से हमारे थे। अंग्रेज सरकार अपने पीछे विवाद छोड़ गई थी बंटवारे के कारण। बंटवारा कौन सा? भारत और पाकिस्तान का। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था कि हमें गरीबी कैसे मिटाएं। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी भागीदारी शुरू की। यानी भारत विश्व के सामने नया देश बनकर उभरा। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि हुआ था।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत का जन्म हुआ। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा है। भारत ने कौन से 2 लक्ष्य रखे? भारत ने कौन से 2 लक्ष्य रखे बताओ? एक तो विदेश नीति में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। संप्रभुता कौन बताएगा मुझे, क्या होता है बताओ? कोई मान गयो? हाँ टोपी बता। संप्रभुता क्या होती है? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। मैं बता दूंगा, अभी किसी को आता हो बताओ? पहले बताया था मैंने, संप्रभुता सोवरेनिटी। और दूसरी क्या था इसमें लक्ष्य? क्या है? शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी शांति कायम करके, जो लाइन में यहां पे लिख रहा हूं अंडरलाइन में तुम्हें किताब में करनी साथ ही साथ कर ही रहते हो। शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भारत के 2 लक्ष्य थे, 2 विदेश नीति के महत्वपूर्ण 2 बिंदु थे। पहला बिंदु कौन सा है कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। संप्रभु यानी क्या होता है? एक देश में बताया था, छोटा देश विश्व का है, वेंटिकन सिटी बताया मैंने। छोटा देश में 2 घंटे में तुम घूम सकते हो, लेकिन वो देश क्या? संप्रभु है। अब वहां का राष्ट्राध्यक्ष शासन अध्यक्ष यहाँ आएगा तो अपन उसका सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री आता है वैसे उसका भी अपन सम्मान करेंगे। संप्रभुता अपने देश का अलग संविधान है, झंडा, उसे क्या बोलते हैं? संप्रभु। समझ में आ गई? जैसे भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, रूस, सभी देश क्या है? आपस में संप्रभु हैं। और दूसरा लक्ष्य था शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब यहां पे साइड में स्टेटमेंट दे रखा, देखो जवाहरलाल नेहरू का, कि आजादी किन चीजों से बनती है? आजादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से ही बनी होती है, यही आजादी की कसौटी भी है, बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता का है। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में चले जाएं तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे वहां तक आप आजाद नहीं रहते। या नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि विदेश संबंध आपके हाथ में रहने चाहिए, अगर एक बार आपके हाथ से छूट गए फिर वो छूटे ही रहते हैं। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी, संविधान सभा की बहस के दौरान मार्च 1949 में। ठीक है, अब उस समय आपको बताओ तो पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। कितने गुट थे? कौन कौन सा? एक तो पहला गुट और एक, बोलो पहला गुट कौन सा था? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। दूसरा था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ। ठीक है, दोनों के गुट बने हुए थे। अब देखो बहुत सारे देश नए नए आजाद हुए, उन्होंने सोचा अगर अपन अमेरिका की तरफ गए तो सोवियत संघ से अपनी दुश्मनी हो जाएगी, और सोवियत संघ की तरफ गए तो दुश्मनी हो जाएगी, और अपन नए आजादी हुए, पहले अपन कर्ज में डूबे, नए नए आजाद हुए, अपन किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो नेहरू जी, कौन अपने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने कहा कि न तो मैं इस गुट में हूं ना ही मैं इस गुट में हूं, वो तो एकादीनी कौन है, एकादीनी कौन है, मैं मांगा लगी और की हूं गुट निरपेक्ष। क्या हूं? गुट निरपेक्ष। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी किसने? नेहरू जी ने। लेकिन नेहरू जी ने सोचा अब अकेला शान किया तो कोई अपनी बात मानेगी कौन? मानेगी? तुम इतने सारे क्लास में बच्चे हो, 60-70 जने हो, एक किलो छोड़ो खड़ा हो, यो खड़ो और मोसरा लगी रही है हमारे साहब, कोई उड़ेगी। लेकिन 5-10 जना लार ला जाए तो होनी पीड़ी, 10 जना लार आ गया बात में दम है। तो इन्होंने कहा एक तो अपन भारत है खुद, अब अपन 2-3 देशों को साथ में लें। एक लेते हैं इंडोनेशिया। किसको लेते हैं? इंडोनेशिया नेता रहता वहां पे सुकर्णो। क्या नाम है? इंडोनेशिया का है सुकर्णो। क्या नाम है? सुकर्णो। एक देश था घाना। क्या नाम था? घाना। घाना का था वाना एन क्रुमा। हाँ, एक युगोस्लाविया देश था। कौन सा था? बाद में इसके टुकड़े हो गए। युगोस्लाविया। यहां का था मार्शल टीटो। क्या नाम था? मार्शल टीटो। टीटो क्या नाम था? टीटो। एक दो और लिखा है। ये कौन कौन थे? देखो फोटो दे रखा है, ये फोटो दिख रहा? अरे पहले पेज में फोटो चित्र देखो क्या लिख रखा है इसमें। ये देखो
यह तस्वीर अक्टूबर 1960 में न्यूयॉर्क में गुट निरपेक्ष देशों की एक संगोष्ठी यानी मीटिंग की है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, गाना के वाना नक्रुमा, मिस्र के अब्दुल नासिर, मिस्र भी लिखे इसमें, और इंडोनेशिया सुकर्नो, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो। मिस्र के लिख लो इसमें, मिस्र है ना, मिस्र, यूनान, मार्शल क्या नाम है, अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर। ये नाम तुम्हें याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। अभी इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे अपन, गुट निरपेक्ष का कैसे बना ये। अरे भुवनेश, ये फिर वीडियो में तेरा नाम आएगा, देख लेना। हाँ देखो, मैंने क्या बताया, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, नेहरू जी ने इसकी स्थापना की नींव डाली, लेकिन कौन कौन साथ में थे? और इंडोनेशिया से सुकर्नो, गाना से वाना नक्रुमा, क्या नाम है, वाना नक्रुमा, यूगोस्लाविया से मार्शल टिटो, और मिस्र के अब्दुल नासिर। ये नाम तुम्हें याद रखने, एक बार वो रिवीजन करा देंगे, ठीक है। अब अगला पेज निकालो। अब देखो, इसकी नींव हमारे संविधान सिद्धांत में मिलती है। संविधान है, उसका अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51। क्या लिख रखा है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अनुच्छेद 51 किसमें आता है? नीति निर्देशक तत्व में। सुबह बताया था मैंने, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, नीति निर्देशक तत्व जो वाद योग्य नहीं है, इनके खिलाफ तुम कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार चाहे तो लागू कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो अनुच्छेद 36 से 51, 51 है लास्ट वाले अनुच्छेद, लास्ट में यानी अपन बाहर चले गए, 51 यानी बाहर चले गए। और बाहर कहां चले गए? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समझौते। अंतरराष्ट्रीय क्या लिख रखा है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे, है ना, बढ़ावे। ठीक, कितने दे रखे हैं ये? 4 दे रखे हैं। देखो पहला क्या दे रखा है, बोल दूं या लिखूं? देखो अनुच्छेद 51 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि राज्य, राज्य यानी यहाँ पे देश का मतलब है, राज्य यानी क्या है यहाँ पे? देश की अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी हमारा देश अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी उसको बढ़ाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति करेगा और सुरक्षा बढ़ाएगा। दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। राष्ट्रों के बीच, दो देशों के बीच क्या करेगा? न्याय संगत, अन्यायपूर्ण बात नहीं, न्याय वाली बात, और सम्मानपूर्ण यानी अपन सम्मान से दूसरों से पेश आएंगे, सम्मान से बात करेंगे। तीसरा इसमें गैर संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। इसका मतलब क्या है कि संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि यानी अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होगा। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस भी अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लग्जमबर्ग के अंदर है, उसकी अपन बात मानेंगे। और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, जैसे हमने कोई संधि की किसी देश के साथ तो उसकी बाध्यता को अपन मानेंगे। चौथा है अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय विवाद है, मानेगा अपना किसी देश के साथ कोई विवाद हो गया तो किसी तीसरे आदमी के लेके बातचीत के द्वारा उसको अपन सुलझाएंगे, युद्ध सीधा नहीं करेंगे। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद क्या लिखेगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे। कितने पॉइंट थे इसमें? 4। ठीक है, अब आता अपने गुट निरपेक्षता की नीति। इसका बैकग्राउंड अपन देखते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति, अभी बताया मैंने गुट निरपेक्ष का मतलब क्या था। ना तो प्रथम गुट अमेरिका के, ना कि दूसरे गुट सोवियत संघ के, तीसरा अपना अलग गुट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये अंडरलाइन करना। सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। ये लाइन देखो, ये लाइन प्रश्न आएगा, INA की फुल फॉर्म क्या है? किसने इसका गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। देखा देता हूं मैं, एक शब्द आ रहा है पे, INA, क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राम प्रकाश जी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, है ना। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, हाँ पूर्ण नाम ये
सुभाष चंद्र बोस, बंगाल में जन्म हुआ इनका, और इनकी मृत्यु का आज तक पता नहीं लगा मृत्यु कैसे हुई सुभाष चंद्र बोस की। एक हवाई दुर्घटना हुई थी सिंगापुर में, फिर आज तक पता नहीं लगा वो मरे नहीं मरे, जीवित थे, कुछ पता नहीं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कभी पढ़ना, अब वो तुम्हारे है नहीं इसलिए बताता मैं कभी। अब देखो अपन गुट निरपेक्षता की नीति पढ़ रहे हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे नेहरू की भूमिका। अपने नेहरू जी क्या भूमिका थी, नेहरू की भूमिका समझ में आ तो रहा है, और तो नहीं हो रहे। देखो नेहरू जी भूमिका, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे, विदेश मंत्री। एक बात तुम्हें याद रखनी है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम तो थे, उसके साथ क्या थे, वो विदेश, यानी 2 पद उनके पास थे। ठीक है, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से लेकर 1964 अपनी मृत्यु तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के कितने उद्देश्य थे, 3, ये तुम्हें याद रखने। कितने उद्देश्य थे, ये उद्देश्य तुम्हें परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला उद्देश्य क्या था, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। जो संप्रभुता अपने कठिन परिस्थितियों प्राप्त की उसे हमें बचाए रखना। कठिन परिस्थितियों में से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा पॉइंट क्या है इनका उद्देश्य, क्या है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी देश का कोई विभाजन नहीं हो, टुकड़े नहीं हो देश के, यानी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। परीक्षा में पूछे जाएंगे तुमसे, इसलिए ध्यान से पढ़ लो इनको। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। और तीसरा उद्देश्य क्या था नेहरू जी का, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। याद रह जाएंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ बहुत सारी खराब परिस्थितियां थी, गरीब थे, तो नेहरू जी ने कितने उद्देश्य रखे, 3। पहला बोलो, कठिन परिस्थितियों से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरा और तीसरा तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देशों में कुछ पार्टियों और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज्यादा नजदीकियां बनानी चाहिए। भारत के अंदर उस समय कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जो मानते थे कि हमें किसका साथ देना चाहिए, अमेरिका का, तो अमेरिका के साथ हम पक्ष में रहेंगे। कौन कौन मानते थे, ये तो भीमराव अंबेडकर। कौन मानते थे, यानी अमेरिकी पक्ष की तरफ झुकाव के समर्थक कौन थे। नहीं आ रही बात समझ में, कोई कह रही, अरे मतलब 2 गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ का। तो कुछ आदमी ऐसे थे भारत के जो कहते थे हमें किसकी तरफ झुकाव करना चाहिए, अमेरिका, यानी 2 महासाब ला रहे, होकला रहा हूं, एकला अच्छे रहा हूं, फायदे रही, एक है ओकला अच्छे रहा, एक है मां होकला कर मैं फुट्टी फट लिया हूं, होशियार मत हो, इका सा कौन की। तो अमेरिकी पक्ष वाले कौन थे, एक तो अम्बेडकर जी, कि भारत का झुकाव किधर होना चाहिए, अमेरिका की तरफ। किसने कहा, एक तो अम्बेडकर जी ने। ठीक है, साम्यवाद की विरोधी कुछ पार्टियां, क्योंकि सोवियत संघ के साथ साम्यवादी है। अरे मैंने तुम्हें बताया था, अमेरिका पूंजीवादी देश था उदारवाद का, और सोवियत संघ था साम्यवादी। तो साम्यवादी जो विरोध वाले थे वो भी चाहते थे हम किधर झुके, अमेरिका की तरफ। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में कौन से थे, एक तो था भारतीय जनसंघ। कौन सा था, कब स्थापना होती इसकी, 1987। कौन थे इसे संस्थापक, शाबाश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक पार्टी और थी स्वतंत्र पार्टी, ये बताइए तुम्हें, ये कब स्थापना हुई इसकी, स्वतंत्र पार्टी बताइए, 1925 वाली स्वतंत्र पार्टी बताइए तुम्हें। तो देखो कहने का मतलब क्या है, पीछे कुछ भारत में ऐसे लोग थे जो चाहते थे हम अमेरिका की तरफ झुके। एक तो अम्बेडकर जी, और 2 दल थे, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। क्लियर यहां तक। अब देखो 2 खेमों से दूरी, मैं हर एक चीज तुम्हें विस्तार समझा रहा हूं, फिर तुम बोलो तो तुम्हारी इच्छा।
और इससे अच्छा कौन पढ़ा तुम्हें पता ही है। दो खेमों से दूरी। आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और उसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, भूल गए? शीत युद्ध, हाँ बोलन 45 से 1991 तक चला। क्या था ये? सर्दी में लड़बा ला गया दो ही जना जो है ना, अरे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों युद्ध हुआ, लेकिन केवल कागजी युद्ध हुआ, सीधा नहीं लड़े, किसी दूसरे को लड़ाई, उसे क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। दोनों गुट चल रहे थे तब तक। तो भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भी भेजी। जो अभियान होते हैं शांति के लिए, उसमें भारत ने अपनी सेना भी बहुत बार भेजी। अब इसमें कुछ संगठन थे, तुम पढ़ चुके हो, नाटो, नाम बता, फुल फॉर्म बता नाटो की, बता नाटो, हाँ बताओ नाटो की फुल फॉर्म। अमेरिका का गुट था, 4 अप्रैल 1949 स्थापना होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था नाटो का? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो नहीं था ये अमेरिका का, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत संघ का कौन सा था? वारसा, बताया था ये था सोवियत संघ का वारसा, 1955 में स्थापना होती है। और ये था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत ने कहा ना तो मैं नाटो में शामिल होऊंगा ना मैं, ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध में शामिल भारत नहीं पढ़ना चाह रहा था शीत युद्ध में। लेकिन अब देखो इसके क्या कारण रहे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया, ये लोग आ गए, फिर होता अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखो आप 1956 साल कौन सा था? 1900 नाटो स्थापना हो गई, वारसाई 1955 में हो गई। अरे कहानी तरह मन लो तो याद नहीं रही चीजें, भूल जाओ ला, बता बच्चे के लिए घटने नहीं जा रहे दोस्ती। 1956 में क्या था? एक देश है ब्रिटेन, कौन सा है? ब्रिटेन ने हमला कर दिया पास वाले देश मिस्र पर। किस पर किया? मिस्र पर। कब? 1956 में। मिस्र में नहर बह को नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया मिस्र के अब्दुल नासिर ने। मिस्र को जो राजा मतलब राष्ट्रपति था उसने स्वेज नहर पे अपना राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर होगी मारी मारो तो निकल रही, तो ब्रिटेन ने उस पर कर दिया आक्रमण। तो नेहरू जी ने उसकी क्या की? निंदा की। निंदा यानी कि बुराई की कि तुमने गलत किया, मिस्र पे आपको इससे आक्रमण नहीं करना चाहिए था। तो 1956 में क्या होता है? ब्रिटेन ने किसके लिए? स्वेज नहर के लिए किस पर आक्रमण किया? मिस्र पर। मिस्र पर आक्रमण किया और भारत ने इसका क्या किया? विरोध किया, निंदा की, आक्रमण किया। और भारत ने क्या किया? इसका क्या किया? भारत ने विरोध किया, निंदा की, बुराई की। यह है पहली घटना 1956 की। समझाना क्या जा रहा हूं मैं, तुम समझो बात को कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया। तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले, क्योंकि ये मिस्र पहले गुलाम था, आजाद हुआ था ये भी, तो नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की कि आपने गलत किया, ब्रिटेन ने गलत किया। और इसी साल एक देश है सोवियत संघ, कौन सा है? यूएसएसआर। इसने एक देश पे आक्रमण किया, उसका नाम था हंगरी। क्या नाम था? हंगरी देश भी है। हंगरी पे आक्रमण किया, लेकिन भारत ने इसका विरोध नहीं किया। भारत हो गया चुप, यानी भारत ने इसका विरोध, याद रही, भारत ने विरोध नहीं किया। अब यहां पे समझने लायक बात क्या है, तर्क करना सीखो कि भारत यहाँ पे स्वतंत्र है, विदेश नीति। भारत ने यहाँ पे विरोध किया, खुल के यहाँ पे नहीं किया। भारत में किसी का कोई दबाव है क्या? यानी अपना निर्णय ले ले, भारत क्या है? स्वतंत्र है। यानी भारत की अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति है, ठीक है। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। दोनों देशों ने मदद भी की, अमेरिका ने भी कभी और सोवियत संघ ने वैसे की। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था। सबान के गुटनिरपेक्ष हो, फायदा मरियो, नए नए देश खेरियो, नए नए देश आजाद हुए हैं जो मान के माल ला रहे हो, फायदा मरियो, ये देश राड़ में रहो तो फंस जाओ, ठीक है। पाकिस्तान देश लुच्चो, पाकिस्तान नुकसो खानो, कुत्ता छानो, देखे ना कुत्ता आकार नुकसो पाकिस्तान को जान, यूं यूं कर यूं जा रही हो छान, देख जी पाकिस्तान नुकसो। अरे जब मैं तुम्हें कभी भूगोल पढ़ाऊंगा बताऊंगा, कभी मैंने 11वीं क्लास में बताया था, 9वीं को बताया था,
भूगोल वाले गुरुजी बताएंगे क्या ना। देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान किसके साथ चला गया? अमेरिका की तरफ। किसकी तरफ चला गया? अमेरिका के साथ चला गया। इसके साथ जो संधि गठबंधन में सैन्य गठबंधन उनमें शामिल हो गया। अब देखो आप कोई दुश्मन है, कोई है जाने हमारा कोई दुश्मन है, यो जाने ये तुम्हारा दोस्त है कोई दुश्मन माना है ना, ठीक है, यो दुश्मन आप लोग मानना है कि है कौन? बहुत बढ़िया भाई। हाँ अरे बात समझ नहीं हम जा रहे हैं बताना। आप दुश्मन कोई भारत को? पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई का दिन बरोगियो? अमेरिका दिन है। अब दुश्मन को दोस्त क्यों? आप दुश्मन हो नहीं यार, ये ला रहा हमारा दोस्त को नहीं हो, तो ये दो इधर लार हो गया। हाँ और दो रिश्ता कोई आ गया भारत पे, याद रह जाए। यानी पाकिस्तान कहा चला गया? अमेरिका गुट में, और अमेरिका भारत की तरफ संदेश बड़ी नजरों देने लगा, और भारत का उसने साथ कोई विशेष बाद में नहीं दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अब संबंध खराब हो गया अमेरिका। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। अब सोवियत संघ में बड़े बोल आ गया, तो कथा हिमा जगह रह मार दिन रो गुट निरपेक्ष राज्य के लाल रह। भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। पार्ट 3 पढ़ा था हमने, नियोजित विकास की रणनीति। इस नीति में जोर किसको कम करने पर था? आयात को कम करने। आयात यानी क्यों? आयात आयात यानी खरीदना। पार्ट 3 याद करो, मैं बताया था तुम्हें कि नियोजित विकास की रणनीति के तहत भारत ने ऐसे नियम बनाए जिससे वो आयात कम करे, यानी खरीदे कम और बेचे ज्यादा। ज्यादा बेची रुपया हटा आई और खरीदी रुपया कम हो ज्यादा, ये बात है, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट आ रहा है, देखो जवाहरलाल नेहरू जी का वापिस। ये कमेंट बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, आम फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में, है ना। वाह। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। आज दो अग्रणी खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। दो खेमे में कौन से? एक रूस का है और एक अमेरिका और ब्रिटेन का। हमें दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना है, साथ ही उनके खेमे में शामिल भी नहीं होना है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित हैं, शंका भरी दृष्टि देख रहे हैं और अन्य देशों पर भी शक करते हैं। इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और हम पर शक कर सकते हैं। हमें उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। नेहरू जी ने कहा ये, यानी नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं? बात ये है कि हमें किसी की तरफ झुकना नहीं है। एक छोटा टॉपिक और कर लें फिर खत्म, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। क्या अगला टॉपिक क्या है? एप्रो, ये पढ़ ले, है ना। एप्रो एशियाई एकता। अरे सुनो, समझ में आ रही बात? ना रही? 5 लाना वो लिखा था ना, फिर रिवीजन कर लिया। एप्रो एशियाई एकता। देखो भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश, जो देश नए नए आजाद हुए थे, उनके साथ क्या बनाए? संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करने लगे। नेहरू जी ने क्या कहा कि जो अपने एशियाई देश है गुलाम थे पहले, अरे सुन लो भाई, एशियाई देश जो गुलाम थे, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मिस्र हो गया, ऐसे बहुत सारे देश थे। उनका आप हमारे एशिया की वजह ला रहे एक हो जाओ और एप्रो एशियाई एकता बनावा। एप्रो यानी अफ्रीका के देश नया अपने, एप्रो मतलब नए देश जो अफ्रीका में गुलाम थे पहले, और एशिया यानी एशिया का देश, ठीक है। इसके लिए नेहरू जी ने क्या कहा, ये तुम्हें याद रखना है। नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1949 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन यानी एशियाई रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कब किया? मार्च 1949। क्या बनाया इस समय? एप्रो क्या बनाया? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। एशियन लाइट चलेगी।